गई। तो आज हुआ कि उनने ये सब कुछ करना प्रारंभ कर दिया। तब जाके गांधी जी को लगा कि मैं तो समझा था कि मैं इनके देश से पढ़कर आऊंगा, इनके देश से पढ़ कर के आऊंगा तो इन पर ही हावी हो जाऊंगा, लेकिन ये तो मुझसे भी आगे के निकले। तब एक पंक्ति पर उनको विश्वास हुआ कि डिग्रियां तो तालीम पे किए हुए खर्चों की रसीदें हैं, डिग्रियां तो तालीम पे किए हुए खर्चों की रसीदें हैं, हुनर तो वो है जो किरदार में झलकता है। यदि आपने अपनी डिग्री को अपने कैरेक्टर का, अपने योग्यता का प्रमाण मान रखा है तो इसको आप बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि 3 घंटे का आकलन आपके 365 दिन की तैयारी का पूरा आकलन नहीं कर सकता। और बाई चांस यदि वो 3 घंटे में वो सामने वाला व्यक्ति यदि फोबिया का शिकार हो गया, डिप्रेशन में पहुंच गया या कॉन्फिडेंस खो गया, तो हमें लगता है कि उसके 365 दिन की तैयारी को उसने 3 घंटे में खो डाला। और आज हो रहा है। तब तो परीक्षा पे चर्चा ये आज होने लग गई है। हाँ, परीक्षा पे चर्चा क्यों? आज जितना पढ़ाई पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, उससे ज़्यादा परीक्षा पे चर्चा करने की आवश्यकता महसूस होने लग गई है, क्योंकि अक्सर ओवर एक्सपेक्टेशंस, एम्बिशियस जो है, ये एम्बिशियसनेस जो बढ़ती चली जा रही है, इसी का परिणाम है कि आज हम अपने भीतर और बाहर के बीच में बहुत बड़ा गैप पैदा करते चले जा रहे हैं। हमारा ओरिजिनल बिहेवियर है ना, ओरिजिनल हमारी आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी जब ओरिजिनल नहीं होती तो जो खोखले अंदर से पाए जाते हैं, अब देखना, अब तो ये डिग्री की बात हो गई, अब आपके नाम की बात आई। अब नाम में भी मान लो निक नेम अलग है और नॉन नेम अलग है। जिस नाम से आप पहचाने जाते हैं दुनिया में, हाँ होता है, किसी का नाम हो कोई भी XYZ, लेकिन उसका जो निकनेम है यदि वो फेमस हो जाता तो कई बार उसको अपने निकनेम के हिसाब से काम करना पड़ता है। और जिन लोगों के बीच में उसका निकनेम नहीं जाना जाता, उसका जो मार्कशीट में लिखा हुआ नेम जाना जाता है, तो वो उन लोगों के बीच में वैसा व्यवहार करने लग जाता है। होता कि नहीं होता? हम अपने नाम के हिसाब से भी अपना किरदार बदलते रहते हैं। बल्लू बोल दिया तो अलग है और बालचंद जी बोल दिया तो अलग है। होता कि नहीं होता? ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही हम ना अपना ओरिजिनल बिहेवियर जी पा रहे हैं, ना अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी देख पा रहे हैं। अब देखो, ये जो आपने अपनी आइडेंटिटी दी है, ये 4-5 चीजें जो आपने अपने ऊपर बोझ के रूप में ला दी हैं, इनमें से लास्ट वन को अलग करके देखो। उस कंट्री का नाम अलग करो जिस कंट्री की कंपनी में आप काम करते हो। क्या आपके परिचय में कुछ कमी आ जाएगी? आपका वजूद कुछ कम हो जाएगा? परिचय में भले ही कमी आए, लेकिन आपका वजूद कम होगा क्या? आपका एग्जिस्टेंस कम होगा क्या? नहीं होगा। सेकंड लास्ट को अलग करो, क्या आपका वजूद कुछ कम होगा? आप कुछ घट जाएंगे? थर्ड लास्ट को अलग करो, फिर सेकंड वन को अलग करो, फिर फर्स्ट वन को अलग करो। इन 5 को जैसे तुमने अलग किया तो भी आप हैं। और जब कुछ हम हैं, इसकी फीलिंग हम तभी कर पाते हैं जो ऊपर से जो लादे हैं उनको अलग करके हम अपने आप को खोजने निकल पाते हैं। जंगल में जब बोलते हैं आपकी कोई डिग्री, कोई आपकी कंपनी, कोई आपकी कंट्री, कोई आपका वजूद कुछ काम नहीं आता, इसलिए तो बोलते हैं अरण्य रुदन कर रहा है। अरण्य रुदन, अरण्य मतलब जंगल। जंगल में कोई रोए, कौन सुनने वाला? क्यों? ना तुम्हारी वहां डिग्री कोई जानता, ना कोई आपका व्यवहार कोई जानता, ना नाम जानता, ना प्रोफेशन जानता, कुछ नहीं जानता। इसीलिए जंगल में आपकी सही पहचान होती कि आप क्या हैं। निर्जन में आपकी सही पहचान होती कि आप क्या हैं। हाँ, जैसे लोगों के बीच में जब हम जाते हैं, सभ्यता का परिचय देते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन। ये जेंट्री हमारी जितनी जेंटलमैन होने में समझ में आती है, इतना जब हम अपने घर में होते हैं और घर में उस स्थान पर हो जहां किसी को ये पता लग जाए कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, उस समय आपका ओरिजिनल बिहेवियर होता है, उस समय आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है। हाँ, उस समय जब आपको कोई नहीं देख रहा हो, तभी सिर्फ आप अपने असली रूप में होते हैं, असली रंग में होते हैं। सुन रहे हैं ना आप लोग? क्या आपने कभी अपने आप को भी इतना आंका? क्या ये जो अभी हमने
20 मिनट में आपके सामने जो बात रखी है, क्या इस तरीके से कभी आपने अपने आप को जीने का प्रयास किया? और नहीं किया तो फिर हम क्या जी रहे हैं, वो क्या जीने चाह रहे हैं, हमें खुद नहीं मालूम। हम अपने स्वयं के लक्ष्य तैयार क्या कर पाएंगे जब हम अपना बेस नहीं जानते कि हम क्या करने लायक हैं। अब जब लक्ष्य तैयार नहीं कर पाएंगे तो लक्ष्य को पाने के लिए जो हम मूवमेंट करते हैं उसका नाम यात्रा मानी जाती है। और जब लक्ष्य सही नहीं है तो फिर हमारा मूवमेंट भी सही नहीं है, और जब लक्ष्य के बगैर मूवमेंट सही नहीं है तो हमारी यात्रा भी नहीं है। और जब मूवमेंट हो और लक्ष्य ना हो तो फिर उसको यात्रा ना बोल के भटकन कही जाती है। बात समझ में आ गई? अब हमें ये तय करना है कि हम यात्री हैं कि भटकने वाले हैं। अब यदि कोई शास्त्र की भाषा में ये पढ़ा होता कि संसार में हम भटक रहे हैं तो जल्दी हमारे लिए ये अनुमान लगाना कठिन होता कि शायद हम भटक रहे हैं, हम ठीक तो जी रहे हैं, सभी तो वैसे जी रहे हैं, हम भी तो जी रहे हैं, क्या बात हो गई। लेकिन नहीं, जब इस प्रकार से अपने आप को एनालाइज किया तब समझ में आया कि हम वाकई में भटक रहे हैं। क्यों? हमारे जब लक्ष्य ही नहीं है। है तो हमारा लक्ष्य हमें डॉक्टर बनना, हमें रेसिडेंट बनना, ये बनना, वो बनना। हाँ महाराज हाउ क्यों बोल दिया आपने? ये हाउ लगता है जैसे एक अक्षर का शब्द है, आप हमारी पूरी संभावना को पानी फेर देते हैं। इतना पानी चढ़ाते ही क्यों हो कि कोई थोड़ी सी एक शब्द में तुम्हारे पानी उतार दे। अब देखो, ये जो एनालिसिस हुआ है ये आपका निजी एनालिसिस था कि नहीं बताओ? ये आपका स्वयं का विश्लेषण था कि नहीं? ये आपका ही था। अब आपका था तो अब हमें देखना है कि मैं अपना ओरिजिनल बिहेवियर या ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है उसको मेंटेन कैसे करूं, और मेंटेन तो बाद में, पहले उसको अटेन कैसे करूं। कोई चीज अटेन हो तब तो उसको मेंटेन करें, कोई चीज मुझे मिले तब तो उसको संभाल के रखें। अब मिली नहीं है तो फिर संभालें कैसे? सबसे ज्यादा यदि किसी व्यक्ति को भय लगता है तो कब लगता है पता करो। सबसे ज्यादा यदि भय लगता है तो सबसे ज्यादा भय लगता है तो अपरिचित स्थान पर, अपरिचित व्यक्ति से, अपरिचित वस्तु से। सुन रहे हैं ना आप लोग? अपरिचित वस्तु से ही सबसे ज्यादा भय लगता। देख लेना, मान लो किसी कमरे में अंधेरा है, ठीक है, और यदि आपको मालूम है कि इस कमरे में बीच में किसी हुक पर एक रस्सी लटकी रहती है, तो आप अंधेरे में जाएंगे और मान लो रस्सी आपसे टच हो जाए तो आप अरे कोई बात नहीं, तो रस्सी हमें मालूम है। और मान लो आपको पता नहीं हो और वहां रस्सी आपको टच हो जाए तो पक्का मानेंगे सांप ही था। और यदि परिचित है कि यहाँ पर रस्सी ही होती है और बाई चांस सांप भी लटक जाए तो आप सांप को पकड़ के ऐसे कर लेंगे, अलग तो होता कि नहीं होता? इसका मतलब भय कहां पर होता है? जहां पर उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान से अपरिचित होते हैं। अब ये तय करना है कि सबसे ज्यादा अपरिचित हम आज तक किससे हैं? अपनी आत्मा से। इसलिए आत्मा का नाम सुनते ही भय लगता। पता नहीं अब आज तो आत्मा के प्रवचन शुरू कर दे महाराज ने, पता नहीं क्या बोले हैं जी। होता कि नहीं होता? जैसे ही आत्मा की बात शुरू कर दी जाए तो आप कई लोगों की हवाइयां उड़ जाएंगी, और जैसे थोड़े से आपके ऊपर आतंक मचाने वाली भाषा में बात करने लग जाए, इंग्लिश में, तो लगता है आज तो गजब का प्रवचन दिया महाराज ने। मतलब जो आपकी ओरिजिनलिटी है उससे जब आप परिचय कराते हैं तो आपको भय लगता है, ऊब लगती है, बोरियत होती है। और जिन चीजों से आप परिचित बहुत से हैं लेकिन आज तक वो परिचित आपके काम नहीं आए, उनसे आप इंटरेस्टफुल बात करते हैं। यही जो हमने अपने आप से दोगलापन प्रारंभ कर दिया है, इसलिए आज तक हम अपने एकत्व को और समत्व को प्राप्त नहीं कर पा रहे। महाराज तो फिर क्या करें? सबसे पहले एनालाइज करें। ये आपको आज समझ में आ रही होगी कि कभी किसी प्रॉब्लम को फेस करके जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो क्यों कहा था महाराज ने कि उसको पहले एनालाइज करो, फिर उसको रियलाइज करो, और एनालाइज और रियलाइज के बावजूद भी प्रॉब्लम कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग फिर एक्सरसाइज करो। और जब ये तीनों करते हो
तब जाके प्रॉब्लम मिनिमाइज होती है, नहीं तो क्रिटिसाइज तो करती ही रहती है। अब जो आपका एनालिसिस हुआ है ये आपका ही था कि पड़ोसी का था? हाँ, अरे अब तो ठोक बजा के बोल दो मेरा ही था महाराज। हाँ, कि अभी भी नहीं बोल पा रहे हो? हाँ महाराज मेरा ही था, लेकिन बोले भी कैसे? पड़ोसी जब बोलता है कि मेरा था तो मुझे भी लगता है कि वही बोल दूं मेरा था। इसका मतलब हम अपने छोटा सा भी व्यवहार आस पड़ोस को देख करके ही करते हैं। खुद को देख करके जब तक हम व्यवहार नहीं करेंगे तब तक वो हमारा व्यवहार ओरिजिनल नहीं होगा। पड़ोसी को देख करके जो व्यवहार करने की हमने आदत डाल ली है, अरे बचपन होता जब बच्चा नया नया पैदा होता है उस वक्त भले ही वो आसपास को देख करके बिहेव करता तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी ओरिजिनलिटी होती है कि वो कुछ अपने सहज व्यवहार कर बैठता है। कैसे कर बैठता है? माँ ने बोला बेटा आज अच्छे कपड़े पहनाए हैं, बारिश का मौसम है, ठीक ठीक जाना, स्कूल जाना, लौट करके अच्छे से आना। अब भोजन करने के तरीके तुम्हें बताए गए ना, ऐसे ऐसे खाना, साथ में चम्मच रख दी, चम्मच से खाना, नहीं है तो कांटा रख दिया है, भले ही कांटा लग जाए लेकिन ढंग से खाना। ठीक है, थोड़ी देर याद रही, अब वो तो है ही लाला, गए वहां गए और आ करके कुछ ढंग से खाए, ऐसे किए, दोस्तों के साथ खेले और उन्होंने एक अपनी शर्ट की माय निकाली और ऐसे करके आ गए और आपके सामने खड़े हो गए, लो हम आ गए, तुम जो करना सो कर लो। ऐसे करते कि नहीं करते? उनके अंदर ये ज्यादा ये बाहर की सभ्यता को पोषित करने वाली बनावटीपन नहीं होता। और जैसे जैसे तुम उनके भीतर जो बाहर का व्यवहार थोपते चले जाते हो और बाहर के व्यवहार में तुम अपनी ओरिजिनलिटी गंवा दो, ये उनसे अपेक्षा करते चले जाते हो, तो शुरुआत में उनके लिए थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन उनको लगता है कि जब आप इससे ही खुश होते हैं तो ठीक है हम ऐसे सीख जाते हैं। और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर वो सहज न होने के कारण ही अधार्मिक होते चले जाते हैं, अनैतिक होते चले जाते हैं, तो फिर हम साधुओं के पास शिकायत करते हुए पाए जाते हैं, महाराज आज के जनरेशन और आज की पीढ़ी धर्म से विमुख क्यों हो रही है? ये धर्म से विमुख करने की जो तैयारी आपने अपने बच्चों को जो इस सभ्यता के योग बनाने की जिद में करा ली थी, उसी का दुष्परिणाम तो तुम आज भोग रहे हो। और ये जब आपकी ओरिजिनलिटी आपके सामने रखी जा रही है और ये आपके तारीफ के रूप में नहीं, आपकी आलोचना के रूप में भी रखी जाए, तो आपको स्वीकार करने में इसलिए सहजता हो रही है कि क्योंकि ये है ही ऐसा। अब महाराज आप सबके बीच में बोल रहे हो इसलिए हमें लगता है कि शायद सभी ऐसे हैं तो हम भी हैं, यही गलत हो जाता है। जब उपदेश ये सुनने में समझने में आने लग जाए, वो तो सबके लिए दिया था, कौन हमारे लिए दिया? ये देखना है कि आज से हम मानते हैं कि पूरा व्यवहार तो सही नहीं कर पाएंगे, लेकिन एकाध किसी बिहेवियर में अपनी ओरिजिनलिटी लाएंगे कि नहीं लाएंगे? एकाध हमारा परिचय हम ठीक से दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? जैसे ही पूछा जाए हु आर यू, तो आप क्या बोलेंगे? आई मिस्टर राम। भले ही आपने भाषा बदल दी कि माय नेम की बजाय आय बोल दिया, लेकिन भाषा भले ही कोई बदली हो, लेकिन भाव तो वही रहे। और जब भाव नहीं बदले जाते और जब भाव नहीं बदले जाते तो भाव बिगड़ जाते हैं। ए भैया, भाव किसी के लिए भी बिगाड़ना, भाव तो खुद का ही बिगड़ेगा। भाव किसके लिए भी बिगाड़ना, भाव तो खुद का ही बिगड़ा। भले ही भाव तुमने खुद के लिए भी बिगाड़े तो भी भाव खुद का बिगड़ेगा, और भाव दूसरे के लिए भी बिगाड़े तो भी भाव तुम्हारा ही बिगड़ेगा। इसलिए भावों को, उन विचारों को संभालने की आवश्यकता है और संभाल करके सुधारने की भी आवश्यकता है। इसलिए शुरुआत की थी, विचार ही हैं जो अंत में जाकर के चरित्र तक हमारा यात्रा करा पाते हैं। अब ये जो चीज अपने को समझ में आई, अब समझ में आने के बाद एक आध दिन में से चीज चुन लिया करो। जब भी आप कोई प्रवचन सुनते हैं, कुछ मुनिराज की देशना को सुनते हैं, एक आध चीज तो चुन लिया करो कि इनमें से एक आध चीज मेरे काम की है। ठीक है, आप बाजार में जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपके लिए अच्छी लगती है, लेकिन सब तो खरीद के लाते नहीं, लेकिन एक आध चीज भी खरीद के लाते कि नहीं लाते बताओ?
तो जब मेले में जाकर के भी पूरा ग्वालियर का मेला देखने के बाद एक आध चीज खरीद के लाए, ये सिद्ध करने के लिए कि हम भी मेले में गए थे, तो ऐसे ही साधु के पास जाओ तो एक आध चीज अपने जीवन में उतार के लाओ ताकि कह पाओ कि हम भी साधु के प्रवचन करने गए थे। ये जो हमारा एक पारदर्शिता आने लग जाएगी, तब तो लगेगा कि हमने इतने दिनों का साधुओं का प्रवास पाया है। नहीं है तो साधुओं को तुम तस्वीर में टांग करके ये तो सिद्ध कर दोगे कि फलां सागर भी हमारे यहाँ आए थे, लेकिन तस्वीर में टंगे बेचारे साधु अब क्या कहें कि हम तुम्हारे यहाँ गए थे कि नहीं गए थे, हम अभी तो पता ही नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा खूंटी पे टांगने की व्यवस्था मत रखो, कुछ अपनी खोट को निकालने की व्यवस्था रखोगे तो शायद बिना खूंटी पे टंग करके भी वो साधु आपके लिए काम हो जाएंगे। कितनी सरल है इस जीवन को स्वीकार करना, कितना आसान है अपने आप की खोट को पहचानना, और कितना आसान है उनको बाहर करना। लेकिन जो बाहर दिखते हैं कहीं वो मेरे लिए कुछ अलग से ना मानने लग जाएं, इसलिए उनको अच्छा दिखने के लिए हम अपने आप को बुरा बनाते चले जाते हैं। और जब सारे ही रावणों के बीच में हम रहते हैं तो तथानंद कहे कौन किसको कौन। इसीलिए कुछ नहीं कहा जा रहा है तो ये मत समझना कि तुम्हारा किरदार बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो ना खुद अच्छा बनना चाहते हैं, ना दूसरों को अच्छा बना रहना देना चाहते हैं, बस दुखियों की टोली में उनको शामिल करना चाहते हैं। और जब तुम दुखियों की टोली में शामिल हो जाओगे तो बस बुरा ना मानो होली है ऐसा कह के और हाथ झाड़ के खड़े हो जाएंगे, उनका काम पूरा हो गया। अब बताओ ऐसा उनका मन रखने के लिए हमने अपने मन को कितना गंदा कर दिया, अपने उन विचारों को कहां से कहां तक ले गए, सिर्फ मात्र उन 4 व्यक्तियों के सरताज बनने के लिए, उन मूर्खों के शिरोमणि बनने के लिए हमने आपको कितनी हद तक मूर्खता में बना लिया। अरे विद्वानों के अकेले होने का भी बहुत बड़ा अपने आप में महत्व है, बजाय कि मूर्खों की टोली तैयार करना। एक विद्वान अकेला पर्याप्त है। उस समय सोचो ये युग आदि में आदिनाथ अकेले थे, ऋषभनाथ अकेले थे, 4000 उनके पीछे गए तो, लेकिन एक एक करके वापस लौटते चले गए। लेकिन यदि बहुमत को तरजीह दी जाती तो मोक्ष मार्ग आदिनाथ के समय ही रुक जाता। अकेले आदिनाथ थे, अकेले थे, लेकिन लोगों ने ये नहीं सोचा कि आदिनाथ सही है कि ये 4000 सही हैं, क्योंकि जो आकलन कर रहे थे वो तो ना 4000 में थे ना आदिनाथ में थे, वो तो इन सबसे बाहर थे। लेकिन उन्होंने भले ही कहा कि भले ही सारे लौट करके आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आज मोक्ष मार्ग संभव नहीं है। अकेले आदिनाथ भले ही बैठे हैं, लेकिन आदिनाथ ही हमारे लिए पर्याप्त प्रमाण है कि मोक्ष मार्ग आज से शुरू हुआ है और पंचम काल के अंत तक अनवरत जारी रहेगा, जब वीरांगज मुनिराज होंगे। कितनी बड़ी बात सोचो। ये बहुमत की तरजीह देने वाली तो लोकतंत्र में होती है व्यवस्था, लेकिन जब स्वतंत्रता की बात हो, स्वतंत्र की बात हो, तो फिर उस आत्मतंत्र में एक व्यक्ति भी पर्याप्त होता है, बहुमत की कोई बात नहीं की जाती। हमें लगता है आज का व्याख्यान बहुत धीरे धीरे आपने सुना, और धीरे धीरे सुनते हुए भी समय तो पूरा हो गया। समझ पूरी आए या ना आए, लेकिन शुरुआत हो जाए, इतना ही हम चाहते हैं। अहिंसा परमो धर्म की